सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है आदित्य नीला दिलीप निमकर। एक जमाना था जब यह इलाका शहर से काफी दूर था, पर अब वो शहर का सबसे महंगा इलाका बन चुका है। पिछले 4 साल में यहाँ बयानी बिल्डर ने बड़ा ही आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसका नाम है बयानी ड्रीम्स टाउनशिप। शहर के बड़े से बड़े अमीरों की इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बंगलो लेने की होड़ लगी थी। करोड़ों के भाव में बंगलो थे यहाँ, मानो मिनी यूरोप ही बनाया था। इस हाई एंड प्रॉपर्टी में 10 या 15 घर थे। क्लब, स्विमिंग पूल, लॉन, गार्डन, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, सब कुछ था। शेट्टी फैमिली यहाँ रहने आई तब उनके 9 साल छोटे बच्चे केशु को सबसे पसंद आई। वो चीज थी वहां पे खड़ा बेजुका। वैसे तो पुराना लग रहा था, पर बहुत ऊंचा। उसका लाठी जैसा बदन, जिस पे मैला सफेद ढीला सा कपड़ा, घास फूस के हाथ और वो मटकी पर बनाया चेहरा। उसे देखकर केशु चौंक गया। ऐसा खिलौना उसने कभी नहीं देखा था। उसके बारे में अपने पिता से उसने पूछा तो उसे पता चला उसे स्कैरक्रो कहते हैं। खेतों में किसान इसे बिजुका खड़े करते हैं ताकि पंछी आकर खेतों से दाने ना चुग पाए। पंछी इन बिजुकाओं को असली इंसान समझते हैं। केशु को ये बात सुनकर अचरज तो हुआ, पर मजेदार भी लगा। दिन बीतते गए। सेट्टीज की तरह आसपास के बंगलों में भी लोग आकर बस गए। पड़ोस के बंगले में कपूर परिवार, उसके पीछे पाटिल फैमिली, स्विमिंग पूल के पार मिस्टर शाह का बड़ा सा परिवार। इनकी बीवियों ने तो किट्टी पार्टीज करना शुरू किया। शेट्टी की रेस्टोरेंट चेन थी। शाह फैमिली का बड़ा सा सुपरमार्केट था। पाटिल एनआरआई थे जो कभी कभी ही यहाँ रहते थे। इनके बच्चे क्लब लॉन में खेला करते थे। सारे बच्चों को बिजुका को लेकर बड़ी हैरानी रहती थी। थोड़ा सा डर भी लगता था। रात में वो बिजुका तो मानो सचमुच का कोई आदमी लगता था। कपूर्स की बेटी आशिमा शरारती थी। उसने एक बार बच्चों से कह दिया कि वो बिजुका रात के वक्त जिंदा हो जाता है और पूरे बयानी ड्रीम्स में घूमता है। शुरुआत में किसी ने यकीन नहीं किया, पर केशु के मन में वह बात रह गई। रात को अपने कमरे में सोए केशु की हालत डर के मारे बुरी हो गई थी। कंबल से छुपकर सोए केशु को लग रहा था कोई कमरे में है। उसने कंबल से बाहर निकलकर आंखें खोलकर देखा और देखकर दंग रह गया। सामने की दीवार पर एक साया दिख रहा था। वो साया बिजुका का ही था। केशु की चीख निकल गई। मिस्टर शाह की बेटी हेतल को भी कुछ ऐसे ही दिखाई दिया। अपनी खिड़की में रात के 2 बजे उसे कुछ चलते हुए दिखाई दिया। वह यकीनन बिजुका ही था। हेतल डर के मारे रोने लगी। दूसरे दिन ये कहानी अब आशिमा ने सुनी तो जोर जोर से हंसने लगी। वो बोली कि ये सब झूठ था, डरपोक हो तुम लोग। पर अब उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। आखिरकार आशिमा ने चैलेंज किया कि वह खुद रात को अकेली बिजुका के सर पर पत्थर मार के आएगी, उसका सर फोड़ देगी, तब जाके सबको यकीन होगा। सबने हामी भरी। और फिर उस रात गार्डन में बच्चे जमा हो गए। कॉम्प्लेक्स की पिछली साइड में वो बिजुका था। आशिमा ने हिम्मत करके उस ओर चलना शुरू किया। थोड़ी आगे जाती और फिर वो पीछे देखती कि बाकी बच्चे गार्डन में खड़े उसको देख रहे हैं या नहीं। फिर आगे चलने लगती। फिर 2 मिनट बाद पीछे देखती। गार्डन में खड़े बच्चे कांप रहे थे। उन्हें घर जाने की जल्दी थी। अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही वो रात को यहाँ आए थे, और कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी हाईटेक होने के कारण घर वालों को बच्चों की फिक्र नहीं थी। पर पेरेंट्स को भी कहाँ पता था कि इस कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसा था जो हाईटेक सिक्योरिटी के ताकत से भी बाहर था। आशिमा आगे चल रही थी। उसके सामने अब ऊंचा खड़ा हुआ बिजुका दिखने लगा। रात के अंधेरे में वो डरावना लगने लगा था, मानो वो आशिमा को गुस्से से दूर रहने को कह रहा था। आशिमा को भी अब डर लगने लगा था। उसने आदतन फिर से मुड़ के पीछे गार्डन में खड़े साथियों की तरफ देखा और वो हैरान हो गई। पीछे ना रास्ता था, ना घर, ना गार्डन, ना दोस्त। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीच पाया। उसके आसपास ऊंची ऊंची फसलें थी। अंधेरे में सारी घास मानो उसे लपकने को मौजूद थी। आशिमा डर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ आ गई है। तभी उसके कानों पर आवाज पड़ी, चली जाओ यहां से, चली जाओ।
कौन बोल रहा था? आसपास तो कोई नहीं था। आशिमा ने मुड़कर देखा तो आवाज बिजुका से आ रही थी। आशिमा के होश उड़ गए और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन जब आशिमा ने आंखें खोली तो वो अपने रूम में थी। उसे वॉचमैन और सोसाइटी के लोगों ने उठाकर घर पर लाया था। बिजुका वहीं के वहीं था। ना उसके पास कोई पेड़ था ना जंगल। आशिमा के बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, पर